हेलो एवरीवन। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के रियल लाइफ में। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत है एनसीईआरटी की। क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर को एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे। इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जो अक्सर हर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है। खासकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। शुरुआत करते हैं उसमें। पहला है रसीदा का सवाल। रसीदा। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। इस तरह मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास जंगलों की विशाल संप्रदाय से परिचित थे। यही परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे। जानवरों का शिकार करके वो लोग अपने भोजन को प्राप्त करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर में गारो तथा मध्य में भारत के पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। स्थान बिंदु के उत्तर में स्थित है। तो इसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ये सुलेमान है और एक किरथर है, इसकी पहाड़ियां हैं। साथ में बिंद पहाड़ियां, ये बिंद पहाड़ियां यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अब मैप में देख लेना। मानचित्र पर बिंदु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष
पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन। गंगा यहाँ पर है, गंगा ये गंगा है और ये इसकी सहायक नदी सोन है, इसकी भी बात कर रहा है। गंगा गंगा के गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भारी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियाँ, वर्तमान पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप से बाहर कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम देश का नाम भारत कैसे पड़ा? देश के नाम के लिए हम प्राय इंडिया भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। भारत में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों को के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों
अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है लिखी जा लिखी मिलती हैं। दोस्तों, इस तरह से पांडुलिपियां लिखी जाती थी। हाथ से लिखी जाने वाली लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर पर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृत किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कृत करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें तथा इसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कृत करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों से अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियां, बाएं तथा प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है और एक पात्र है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के को यह सिक्का कैसे भिन्न है? अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इससे कुछ वस्तुएं पत्थर की पकी हुई, कुछ धातु की बनी हो सकती तथा कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बधु बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत
एक या अनेक? अतीत एक है या फिर अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया जा गया है कि अलग-अलग समूहों के लोगों के लिए क्या अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन बहुत के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे विषय तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। इस वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस तरह इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास की तिथियों के बारे में जानना। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी-कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका कार्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। कभी-कभी एडी की जगह ईसी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ईसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्यता हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 से 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के पीवी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। दोस्तों यहीं तक ये हमारा चैप्टर था और आज का चैप्टर समाप्त होता है।
इस क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।